हेलो संतोष जी, सम्मी कुमार जी, एमडी शेहान जी, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सर यहाँ तक हो गया था क्या? कहाँ तक हो गया था? पीछे कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक देखो, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम कल हम लोगों ने पढ़ा था। फैराडे के विद्युत अपघटन के परसों की क्लास में हमने पढ़ा था फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के बारे में। अब हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। इस फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या कहता है? देखो, ये अगर मान लो कि ये कोई एनोड है और ये मान लो कैथोड है, ये मान लो कैथोड है और ये मान लो एनोड है। और इससे हमने बैटरी को जोड़ दिया, इससे हमने बैटरी को जोड़ दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो कैथोड पर जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएगा। ये कैथोड है, इस पर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका मूव करेगा। अब मूव करने के बाद ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन इस पर आकर जमा हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन आकर इस पर जमा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट बना देगा। आज मॉर्निंग में फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन इस पर एक प्लेट बना देगा। जब इलेक्ट्रॉन एक प्लेट बना देगा, इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कैथोड पर जो जमा धातु का द्रव्यमान है वो इस बैटरी के आवेश के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा कैथोड पर धातु जमा होगा। m समानुपाती होता है Q के। यहां से अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दोगे तो एक कांस्टेंट आता है। पहले तो समानुपाती का चिन्ह अगर हटा दोगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z इंटू क्यू, और m बराबर Z क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और Z Q के जगह पर हम लिख सकते हैं IT। तो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर ZIT, जहां Z क्या है? Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जिसका यूनिट kg पर कूलम होता है। जिसका अगर हम यूनिट की बात करें तो Z का जो यूनिट होता है वो kg बटा कूलम यानी kg पर कूलम होता है। ठीक है, हरदीप कुमार वर्मा जी गौर फरमाइएगा। m जो होता है कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होता है वो समानुपाती होता है Q के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा Z, और Q के बदले आ जाएगा IT, तो ZIT हो जाएगा। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है जिसका यूनिट हो जाता है kg पर कूलम। यही है सर फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समान, बैटरी के आवेश के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा Z इंटू क्यू, क्यू के बदले IT, तो m बराबर ZIT हो जाएगा। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। कहता है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान अपघट्य में प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है। m समानुपाती होता है Q के। m समानुपाती होता है किसके? Q के। Q बराबर हो गया IT, तो m बराबर हो जाता है ZIT।
जहां I बराबर Q बाई टी है, Z धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z किसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है? Z धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब आते हैं नेक्स्ट पर, जिसका यूनिट होता है केजी पर कूलम। कहता है किसी धातु में विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है। जैसे m बराबर होता है Z इंटू क्यू, तो अगर हम Q को 1 कूलम्ब मान लेते हैं तो m बराबर हो जाएगा Z। तो हम कहते हैं किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक वह राशि है जो 1 कूलम्ब आवेश के कारण कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका यूनिट खाली याद रखना, डिफिनेशन नहीं पूछेगा, केजी पर कूलम। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम, इसको भी याद रखना है। यह आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य से प्रवाहित होने पर उस धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कैथोड पर जमा करता है। ध्यान दीजिएगा सर, कहता है खाली याद रखिए सर 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। और इसका यूनिट होता है केजी पर कूलम, बाकी कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन है? सेल है, विद्युत लेपन अभी हम लोगों ने पढ़ा, धातु का निष्कर्षण, विद्युत मुद्रण और सेल की ध्रुवता की जांच। जिसमें विद्युत लेपन कल हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत लेपन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैथोड पर जमा धातु जो होता है पहले एनोड से विद्युत अपघट्य में आता है, विद्युत अपघट्य से फिर कैथोड पर जमा होता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद गैस आयनीकरण प्रभाव हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। अब गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है, गौर फरमाइएगा। जब गैस आयनीकरण प्रभाव हम लोगों को पढ़ना था, क्या है सर? देखिए ये ट्यूब ले लीजिए, ट्यूब की अगर हम बात करें, ये ट्यूब ले लीजिए और इससे विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, इससे करंट प्रवाहित कीजिए। करंट जो प्रवाहित कीजिएगा तो इससे इसमें जो गैस है वो आयन में टूट जाएगा। जब करंट इससे प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो गैस है, जब बहुत तीव्र गति का करंट प्रवाहित कीजिएगा तो अगर O2 है ना तो ये टूट जाएगा O- O- में। जब इस ट्यूब से, ध्यान दीजिएगा सर, जब इस ट्यूब से बहुत तीव्र गति से करंट को प्रवाहित किया जाए, बहुत तीव्र गति से करंट को प्रवाहित किया जाए तो यह आयन में टूट जाएगा O- में। और जब यह आयन में टूट जाएगा इसे ही विद्युत धारा का आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इसे ही विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? आयनीकरण प्रभाव कहते हैं, या गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। क्योंकि गैस है, इसमें ऑक्सीजन, अब विद्युत धारा देने के बाद यह आयन में टूट जाता है, इसलिए इसको हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। अब देखिए कहते हैं मिटाया, देखिए ये गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है। और एक्स किरण जो जनरेट होता है सर, अगर आप सुने होंगे एक्स किरण कैसे जनरेट होता है। ये मान लीजिए टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ये टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है या टंगस्टन का रॉड है, और इससे बहुत तीव्र गति से करंट आप प्रवाहित कीजिए, तब जो इससे जनरेट होने वाला करंट होगा वो तब जो इससे जनरेट होने वाला किरण होगा वो होगा एक्स किरण। जब टंगस्टन की धातु से बहुत उच्च तीव्रता का करंट प्रवाहित किया जाता है, तब जो उससे उत्सर्जित किरणें होती है वो कौन सी किरण होती है? वो होती है एक्स किरण। कौन सी किरण होती है? एक्स किरण होती है। तो इसको हम विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव नहीं कहते हैं, इसको विद्युत धारा का हम किरण प्रभाव कहते हैं। जो टंगस्टन की धातु से जब बहुत तीव्र गति से करंट को प्रवाहित किया जाता है तब ये एक्स किरण निकलता है, इसीलिए इसको विद्युत धारा का किरण प्रभाव कहते हैं। अब देखो कहते हैं गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव ने क्या कहा? अगर किसी ट्यूब से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो अगर ऑक्सीजन है तो ये टूट जाएगा O- में। इसी को हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। किसी विसर्जन नलिका में, ये विसर्जन नलिका है जिसमें सर गैस विसर्जित है, में भरी विशेष गैस में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है,
इसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण है। उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब से गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित है। एक कांच का बर्तन होता है जिसमें हम करंट प्रवाहित करते हैं, उसमें गैस आयनीकृत होता है। विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने के लिए किया जाता है। देखो, विद्युत मुद्रण और विद्युत निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण, इस सर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना होता है जब हायर स्टडीज में जाइएगा, तब जब एमएससी वगैरह कीजिएगा केमिस्ट्री से, तो वहां आपको यहां सिर्फ ये जानना था कि सर ऐसे भी सर देखिए, जब ये आप धातु का निष्कर्षण है तो केमिकल इफेक्ट होवे करेगा क्योंकि केमिकल है। प्रिंटिंग मशीन है, विद्युत मुद्रण है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो हम लोग चलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, करंट देते हैं तब प्रिंट हो जाता है, केमिकल का छिड़काव होता है, प्रिंट हो जाता है। कहते हैं विद्युत धारा के किरण प्रभाव के कारण एक्सरे पैदा होता है। अब देखो, अब है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या है, गौर फरमाइएगा। वहां सर अब जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। आप कहिएगा ये किरचॉफ का नियम क्या है, व्हाट इज किरचॉफ लॉ? तो सर ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज किरचॉफ लॉ। किरचॉफ का दो नियम है। एगो पहला है जंक्शन रूल, पहला रूल है सर जंक्शन लॉ, या इसी को हम कहते हैं बिंदु नियम। बिंदु नियम अभी है क्या, ये कहता है किसी बिंदु पर आने वाले करंट और जाने वाले करंट का कुल योग जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। अगर ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, कहते हैं इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। यानी एक बात या तो यूं कहे कि I1 इनकमिंग है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन, जंक्शन किसको कहते हैं जहां बहुत सारी ट्रेनें आकर मिलती है, यहां जंक्शन उसको कहते हैं जहां बहुत सारे तारें आकर मिलती है। अब देखिए, एक विवेक जी का कहना है कि टंगस्टन का ही इलेक्ट्रोड से क्यों एक्सरे निकलता है। सर साइंस में होता है उसी को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इसलिए होता नहीं है। जो होता है मतलब वही होता है, और पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया ऐसा नहीं होता। आप कहेगा चीनी काहे मीठा लगता है, भैया मीठा लगता है इसलिए कहते हैं वो मीठा लगता है। जो होता है वो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता नहीं है। इसलिए सर एकदम प्यार से इस चीज को समझ लेना होगा आपको कि अगर कोई हम कह दें कि ये जंग इस पर नहीं लगता है तो नहीं लगता है, वो उसका अपना गुण है। अगर हम बात करें कि इनकमिंग करंट हो गया I1 और ये हो गया I2, अब बराबर आउटगोइंग करंट हो गया I3। देखो इनकमिंग करंट I1 I2, आउटगोइंग करंट I3 हो गया। इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी जंक्शन पर कुल धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप कहिएगा काहे, क्योंकि भैया जितना दे रहे हैं उतने निकल रहा है। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, इसका मतलब सर धारा संरक्षित रहता है। यह धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं प्रथम नियम, किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम केसीएल, इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ या नोड, नोड का मतलब भी जंक्शन होता है, नोड लॉ कहते हैं या बिंदु का नियम कहते हैं। कहता है इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि मतलब यह हो गया जहां पर सारा का सारा तार आकर मिलता है, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे बिंदु का नियम भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक बिंदु पर सारी चीजें आकर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यह नियम आवेश और धारा, चूंकि आवेश के प्रवाह को ही धारा कहते हैं, तो यह नियम आवेश और धारा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एसी डीसी दोनों पर कार्य करता है अभिषेक जी। अब देखो इनकमिंग करंट हो गया IA, ये है IA, ये है IB, ये है IC,
ID, IE और IF। इनकमिंग करंट देखो कौन कौन है। इनकमिंग करंट IA है, IB है, उसके बाद IF भी है, IE भी है। देखो IE होगा कहीं पर, IE भी है और IF भी है। आउटगोइंग में दो गो है, IC और ID, IC और ID, ये आउटगोइंग में है सर। IC और ID जो है ये आउटगोइंग में है। देखो कौन कौन इनकमिंग में, IA, IB, IC, IA, IB, IC, नहीं IA इनकमिंग है, IB इनकमिंग है, IC तो आउटगोइंग है, ये IC है, IE इनकमिंग है। तो A, B और E को कर लिए एक में, और F भी है, F भी इनकमिंग है। आउटगोइंग में दो एगो है, एगो IC आउटगोइंग है और एगो ID आउटगोइंग है। तो ये दोनों इनकमिंग बराबर आउटगोइंग हो गया, यही इसका रूल है। अब इसका सवाल भी दिया हुआ है, गौर फरमाइएगा। नोड क्या होता है? नोड का मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन उसे कहते हैं जहां पर बहुत सारे करंट आकर, बहुत सारा तार आकर मिलता है, जहां पर बहुत सारा ट्रेन आकर मिलता है, उसे हम जंक्शन कहते हैं। हाँ, नोड और संधि संग्राम जी एक ही होता है। अब देखिए I3 का मान इसमें कह रहा है निकालने, एकदम सिंपल है। देखो E इनकमिंग है, E इनकमिंग है, E भी इनकमिंग है, E आउटगोइंग है, E आउटगोइंग है, E भी आउटगोइंग है। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए सर क्या हो जाएगा। इनकमिंग में कौन कौन है? 10, 12, 20 और 30। देखो एगो तो हो गया तुम्हारा, इधर गया, आउटगोइंग में हो गया 20 और 30, इनकमिंग में हो गया 10, 12 और I3। हाँ, I3 तो आउटगोइंग में है। इनकमिंग में है 10 और 12, तो 10 प्लस 12। यहां इसका सर डायरेक्शन इधर है, बुक में हम सुधार दिए हैं, ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम था बुक में, इसका डायरेक्शन इधर है। अब हो गया देखो 10, 12 और I3 जो कि इनकमिंग है। तो आउटगोइंग में कौन कौन है? 20 और 30, 20 प्लस 30। अब यहां से I3 का मान बहुत आसानी से निकल जाएगा। I3 इज इक्वल टू 50 माइनस 12, 10, 22। तो 50 माइनस 22 हो गया 22, 8, 30, 20, 50, यानी 28 एम्पियर इज द आंसर। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। वेरी गुड, सबका योगेंद्र जी, प्रकाश जी, सबका सही है। 28 एम्पियर इज द आंसर। इनकमिंग इज इक्वल टू होता है आउटगोइंग। अब एक क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी आप लोग बना के दिखाइए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, खाली आपको इनकमिंग बराबर आउटगोइंग निकाल देना है। ई है 10 एम्पियर, ई है 20 एम्पियर, ई है 6 एम्पियर, ई है आई, ई है 8 एम्पियर। अब जल्दी जल्दी हमको आई का मान निकाल के जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कितना हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? आई का वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा? राहुल जी वेरी गुड, गौरव कुमार जी। पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, आंख मूंद ले रहिएगा तो कहां से पता चलेगा? देखिए पता नहीं चल रहा है आपको, बताइए आंसर कितना होगा? व्हाट इज द आंसर? नहीं, ये नियम वोल्टेज पर लागू नहीं होता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अलग है। अभिषेक जी, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अलग है। अब बताइए जल्दी से, वोल्टेज लॉ किरचॉफ का अलग है। कितना आ रहा है? किसी का 24 आ रहा है रे, प्रिंस कुमार, अमित, प्रकाश 24, रोशन का 24 आ गया, 8 भी आ रहा है। वाह रे मेरे लल्ले, मारे लात इतना कि मर जाओगे। यहीं 8 के कर आ रहा है, 24 सब आ रहा है, 24 से होना चाहिए। हर दान अब सब कहीं का। ई इनकमिंग है, ई भी इनकमिंग है, ये तीनों आउटगोइंग है। तो 10 प्लस आई इनकमिंग, आउटगोइंग में 8 प्लस 6 प्लस 20, 8 प्लस 6 प्लस 20, 24 आएगा, सबका 24 से आ रहा है। इसमें क्या समस्या हो गया भैया?
जोड़ घटाओ 88 भी यार, ओ माई कीटो मारो कोई इसको। ई हो जाएगा I इज इक्वल टू, ई हो जाएगा 8 6 14 20 34 -10 हो तेरी के 24 एम्पियर इज द आंसर। 16 नवीन कुमार जी, नवीन कुमार, और जो भी गलत आंसर ला रहे हैं उनको मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ा दिया जाएगा। अमित प्रजापति का 3.4 आया, हड़बड़ाओ मुंह में लाठी, इसको मुंह में लाठी हड़बड़ा के ठूसो इसको। 3.4 आता है इसका। चोर चोरी करो। दानवों, संदीप रॉय, वेरी गुड, सही है। अगले में चलते हैं। हाँ नीरज जी आपका सही है। कहता है द्वितीय नियम। देखो ये द्वितीय नियम क्या कहता है। यहां से जो है ना चला, ये सब समझो कि अलग है तुम्हारी दुनिया। यहां से ये जो तुम्हारी दुनिया है ना वो कंप्लीट अलग है। ट्रेड में जो पढ़ना है वहां, यहां जो पढ़ना है, दोनों में अंतर है। अब आते हैं सर वोल्टेज रूल पर। किरचॉफ का दूसरा नाम है, दूसरा लॉ का नाम है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का कौन लॉ? वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ का जो ये वोल्टेज लॉ है, केवीएल जिसको आप कहते हैं, किरचॉफ का इसको कहते हैं सर वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है? तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि, ध्यान दीजिएगा, किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में, कोई भी बंद परिपथ है सर, इसमें कुल वोल्टेज का जो योग होगा ना वो शून्य होगा। ये अगर मान लो R1 है, E1 है और E2 है, ये R2 है। किसी भी बंद परिपथ में वोल्टेज का जो कुल योग होगा, कुल बीजगणितीय योग होगा ना, वोल्टेज का बीजगणितीय योग जो होगा, बीजगणितीय योग जो होगा, बीजगणितीय योग जो होगा वो कितना के बराबर होगा? वो शून्य के बराबर होगा। इसीलिए इसको हम वोल्टेज संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। उसमें धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य था, धारा संरक्षण का सिद्धांत। इसमें वोल्टेज का कुल बीजगणितीय योग शून्य है, वोल्टेज संरक्षण का सिद्धांत। लेकिन वोल्टेज को एक प्रकार की ऊर्जा भी कहते हैं, तो ये ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत है। देखो वही बात यहां लिखा हुआ है। कहते हैं द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में या किसी भी द्वितीय परिपथ में, किसी भी बंद लूप में, लूप मतलब बंद परिपथ में मिलने वाले समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इससे पहले वाला था वो आवेश या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता था। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आवेश या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता था। सर जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, अब फिजिक्स में भी मिलता है लेकिन अब नहीं मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलता है लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब देखो लूप और मेश में क्या मामला है। एक होता है लूप, एक होता है मेश। देखो कोई भी बंद परिपथ होगा ना तो उसको हम लोग सर लूप कहते हैं। कोई भी बंद परिपथ होगा तो उसको हम लोग लूप कहते हैं। कोई भी बंद परिपथ होगा तो उसको हम लोग लूप कह देंगे। जैसे यहां से यहां गया, ये इसको हम लूप कहते हैं। किसी भी बंद परिपथ को हम लोग लूप कहते हैं। ये ऐसे से है, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है और ये भी एक लूप है। लेकिन मेश किसको कहते हैं? वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई लूप नहीं हो, कोई बंद परिपथ नहीं हो। जैसे देखो अगर हम
अगर अगर हम इसकी बात करें तो ये एक लूप ये हुआ, एक लूप ये हुआ, एक बड़ा वाला ये लूप हुआ, तो 3 लूप है इसमें। लेकिन मेष दुएगो है। मेष उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई बंद परिपथ नहीं हो। हाँ संग्राम जी आगे बात कर लेंगे। लूप बंद परिपथ को लूप कहते हैं, लेकिन मेष किसको कहते हैं? मेष उसको कहते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, किसी बंद परिपथ को लूप कहते हैं। किसी बंद परिपथ को क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। किसी भी बंद परिपथ को लूप कहते हैं। ये बंद परिपथ है, ये लूप है, ये बंद परिपथ है, ये लूप है। लेकिन मेष किसको कहते हैं? मेष कहते हैं वैसा बंद परिपथ, अभी इसमें लूप की अगर संख्या बोलोगे ना तो लूप की संख्या 3 है। एक तो ये बड़ा वाला लूप है, ध्यान से समझना, एक ये लूप है और एक ये लूप है, तो 3 लूप है इसमें। लेकिन अगर मेष की बात करोगे इसमें 3 लूप है। लेकिन अगर मेष की बात करोगे ना तो मेष इसमें दुएगो है। मेष कहता है वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो, उसे हम मेष कहते हैं। इस सब सर ITI वहां साइंस में नहीं पढ़ना है, लेकिन यहां पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं मेष की अगर बात करोगे तो वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो, उसे हम मेष कहते हैं। वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ ना हो, उसे हम मेष कहते हैं। जैसे ये एक मेष है, ये भी एक मेष है, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है। ये इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है, इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है। लेकिन ये पूरा का पूरा मेष नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 2 बंद परिपथ हैं। 2 ही मेष है, जिसके अंदर कोई और नहीं हो उसको मेष कहते हैं। और लूप किसको कहते हैं? ये पूरा वाला भी लूप है, ये अलग अलग भी लूप है। इसका मतलब जो भी जितने भी मेष हैं वो लूप हैं, लेकिन सभी लूप जो है वो मेष नहीं है। अब बोलोगे नहीं समझे सर, हम फिर समझाते हैं। देखो क्या कहता है, लूप हमेशा एक बंद परिपथ होता है। एक वो डिफिनेशन है कि लूप जो हमेशा वो कैसा परिपथ होगा? वो बंद परिपथ होगा। कोई भी बंद परिपथ होगा वो लूप हो जाए। मेष के साथ कंडीशन है उसके अंदर कोई नहीं हो भैया, तो कहता है मेष एक वैसा बंद परिपथ है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो, उसे हम मेष कहते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मेष और लूप, मेष लूप होगा लेकिन लूप मेष नहीं होगा। देखो ये जो मेष है इसको हम लूप भी कह सकते हैं, इसको मेष भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर और कोई नहीं है। इसको लूप भी कह सकते हैं, इसको मेष भी कह सकते हैं। लेकिन 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 इस पूरे को हम लूप तो कह सकते हैं, लेकिन इसको मेष नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर 2 बंद परिपथ हैं। ये लूप जो है ये कभी मेष नहीं हो सकता, लेकिन जितना भी लूप है वो मेष है। ध्यान देना। देखो इसमें अगर हमको लूप की बात करेगा, देखो लूप कौन कौन है? जितना भी बंद परिपथ होगा वो लूप होगा। यहां ए से शुरू करो, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये लूप है। उसके बाद ए बी सी ए, ये भी एक लूप है। और उसके बाद ए डी सी ए, ये भी एक लूप है। और उसके बाद मेष में हम चलते हैं। तो मेष की अगर हम बात करें तो मेष में ये मेष है ए बी सी ए, ये मेष है। ए डी सी ए, ये भी एक मेष है। इसका मतलब मेष की संख्या, लूप की संख्या 1 2 3 है, क्योंकि एक बड़ा वाला भी लूप है, ये दोनों छोटा वाला भी लूप है। लेकिन मेष की संख्या 2 है, ये दोनों छोटा वाला। तो अब जल्दी से सर एग्जाम्पल हम आप लोगों के लिए देते हैं और आप लोग बना के हमको दिखाइए।
जल्दी से बताइए, इसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। लूप कै गो है? संख्या बताइएगा खाली, लूप कितने हैं, अब मेष कितने हैं, जल्दी से बताइए। आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से गिन के बताइए। लूप कै गो है, मेष कै गो है? क्रिचॉफ्स लॉ किसके द्वारा? तो हर ससुर के द्वारा दिया गया होगा, तो नाम है क्रिचॉफ्स लॉ, तो क्रिचॉफ्स के द्वारा दिया गया होगा। नहीं, जल्दी बताओ आंसर। भैया जी जाओ, आंसर बताओ। अरे मुंडन क्यों करवाए, छोड़, आंसर बता। लूप गिन लिया, 3 गो है, वेरी गुड, सबका सही आंसर। लूप 3 गो है, एगो ये लूप हो गया, एगो ये लूप हो गया, एगो ये बड़ा वाला लूप हो गया। मेष का एगो है, मेष का एगो है, बता जल्दी। 2 गो मेष है। अब इसी को हम ऐसा कर देते हैं, अब बता लूप का एगो, मेष का एगो। अब बता जल्दी से, लूप कितने और मेष कितने? जब क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे ना चला, तब खुद से पूछना कि हमको चैप्टर कितना समझ में आया, पैसा बुड़ गया कि पैसा आ गया। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? इसमें बता लूप और मेष। लूप 3 मेष 2, ये तो पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर है। बता जल्दी से, लूप कितने और मेष कितने? लूप 5 मेष 2, पता नहीं, देखना पड़ेगा, 2 गो ज्यादा हमको मेष दिख रहा है। लूप तो 5 को ठीक है। अरे तुम लोग त्रिभुज गिनता है कि नहीं? एक लूप, एक लूप, 2 लूप, एक लूप 3 लूप, एक लूप 4 लूप, एक लूप 5 लूप, कैसे गिनता है? देखो, एक लूप तो ये हो गया, 2 लूप, 3 लूप, ये पूरा 4 लूप, ये पूरा हो गया 5 लूप। अब मेष गिनोगे तो 1 2 3, 3 गो मेष हो गया। अब भी अगर नहीं गिन पाते हो तो मामला गंभीर है। मेष 4 गो आ रहा है, मेष 3 गो आएगा। 1 2 3, ये पूरा को तुम मेष कह दोगे तो इसके अंदर 2 विद्युतीय परिपथ है, तो ये सर नहीं हो पाएगा मेष। मेष 3 गो हो जाएगा, देखो 1 2 और 3, ये मेष हो जाएगा। अब देखो, किरचॉफ के लॉ का जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस कदर है, बट इसका कोई काम नहीं है, कुछ खास नहीं है सर, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, गलत भी है, ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन केवीएल आपको पढ़ना पड़ेगा। ओहो ला 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 ला, केवीएल हमको अलग से चला पढ़ाना पड़ेगा, इसमें लफड़ा है, मामला ये गंभीर है। केवीएल का कुछ एप्लीकेशन बच्चा लोग भी बोल रहा था, चलो उसको भी पढ़ा देंगे। पहले सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। केवीएल का एप्लीकेशन हम जो छोड़े हैं उसको अलग से हम पूरा डिटेल में अगले क्लास में बता देंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विद्युतीय लोड क्या है? देखो, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल लोड क्या है, उस पर हम चलेंगे, फिर अलग से बताना पड़ेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल लोड। जैसे मान लो कि ये तुम बल्ब लगा दिए हो, फिर घर में तुमने सर पंखा लगा दिया, फिर थोड़ा दूर जाने के बाद तुम इलेक्ट्रिक आयरन लगा दिए हो,
ये हमारा लोड कहलाता है। मान लो ये लोड 1 है, ये लोड 2 है और ये लोड 3 है। ध्यान देना, अगर इसमें लोड का मान बढ़ता है, लोड बढ़ेगा इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा इसका मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा इसका मतलब धारा का मान घटेगा। लोड बढ़ेगा इसका मतलब सर प्रतिरोध, लोड बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब धारा का मान घट जाएगा। अगर लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, ये लोड मान लो पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, आयरन लगा दिया, अल बल लगा दिया, तो लोड का मान बढ़ेगा। और लोड का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा? घटेगा। प्रतिरोध एक प्रकार का विरोध है, विरोध बढ़ेगा धारा का मान घट जाएगा। तो देखो वही बात ही कह रहा है। क्या कह रहा है? कहता है विद्युतीय लोड, इलेक्ट्रिकल लोड, प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा, यानी विद्युत धारा भी घटेगा। यदि प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, यानी लोड का मान भी बढ़ेगा। कुछ खास नहीं है, लेकिन ये जो मामला है लघुपथन का, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सर्किट का। इस शॉर्ट सर्किट क्या होता है सर? देखिए, अगर मान लीजिए एक होता है प्लेन तार, अगर ऐसा तार है तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेन तार, प्लेन वायर। और एक होता है सर रजिस्टिंग वायर। रजिस्टिंग वायर यानी प्रतिरोधी तार। एक होता है प्लेन तार, एक होता है प्रतिरोधी तार। लूप में कंफ्यूजन नहीं होना है सर। हाँ, सब एसी डीसी दोनों में लागू होता है। नहीं, हम एक मिनट, ये पिछला वाला में रुक जा। प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड का मान, अच्छा, रुक, हम ही उल्टा बोल दिया, सही है। प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा, ध्यान देना, प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा लोड का मान घटेगा, और धारा का मान, प्रतिरोध बढ़ेगा लोड का मान घटेगा और धारा का मान भी घटेगा। ये रिलेशन होता है कि अगर जितना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब विरोध बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा तो लोड बढ़ जाएगा, सॉरी लोड का मान घटेगा। लोड मतलब हो गया, यहां लोड का सिंपली मीनिंग समझ लो धारा। लोड का यहां सिंपली मीनिंग सर, इससे जो तुम लगाओगे इससे गड़बड़ा जाएगा। लोड का सिंपली मीनिंग यहां धारा से है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, यानी लोड का मान घटेगा। हाँ, इट्स माय मिस्टेक। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा, प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो धारा घटेगा, यानी लोड का मान घटेगा। धारा ही लोड है। धारा अगर कम प्रवाहित हो रहा है तो लोड कम है, और धारा अगर ज्यादा प्रवाहित हो रहा है तो लोड ज्यादा है। अब इसको मिला लो। कहते हैं प्रतिरोध का मान यदि बढ़ेगा तो लोड का मान घटेगा, यानी विद्युत धारा का मान घटेगा, और विद्युत धारा का मान घटेगा, यानी लोड और विद्युत धारा एक ही बात है। अब प्रतिरोध घटेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा, यानी लोड का मान क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध घट जाएगा तो ऑब्वियसली धारा का मान बढ़ जाएगा। प्रतिरोध अगर घटेगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, यानी लोड का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली ये तुम समझो कि धारा ही लोड है। अल्टीमेटली धारा ही क्या है? लोड है। सर लूप में अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है सर। देखिए, हम लूप और मेश एक बार और समझा देते हैं। लूप और मेश को कुछ नहीं करना है सर, जो भी बंद परिपथ है वो सब लूप है। लूप में वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर, जैसे इसके अंदर अब कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है तो मेश हो जाएगा। इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है तो मेश हो जाएगा। लेकिन ये मेश नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो दो बंद परिपथ है। मेश वो है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है, और लूप वो है जो बंद परिपथ है, उसके साथ और कोई दूसरा कंडीशन नहीं है। कोई बात नहीं, इसको हम फिर से अगले क्लास में करवा देंगे। ये तो सर इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट है, सबको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग m समानुपाती होगा q के, समानुपाती हटाएंगे q कांस्टेंट हटाएंगे z आएगा, z इंटू q हो जाएगा, ZIT हो जाएगा। z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इसका यूनिट kg पर कूलम्ब होता है। ही तो यहां हो जाएगा सर गैस का आयनीकरण प्रभाव क्या कहलाता है? जब गैस प्रवाहित करते हैं आयनीकृत होता है, उसको गैस का आयनीकरण प्रभाव, एक्स किरण का उत्पन्न होना किरण प्रभाव कहलाता है। जंक्शन रूल क्या है? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या है? कुल बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यही किरचॉफ का क्या है? वोल्टेज लॉ है। एक बार और हम सर इसको क्लियर कर देंगे अगली कक्षा में, फिर आगे बढ़ेंगे। आज सर इन्वायरमेंट के लगभग 50 प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं, 50 प्लस प्रश्न लेकर आ रहे हैं, 29 और 15 यानी 44-45 प्रश्न लेकर आ रहे हैं हम आज की कक्षा में, शाम 7:35 पे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग सर अगली कक्षा में।